यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा इकोनॉमिक की PT 365 है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 6 रहेगा, पार्ट 6 और लास्ट टॉपिक हमारा जो करेंगे 10 नंबर हमारा जो रहेगा इसका टॉपिक और 11 नंबर जो बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट रहेगा हमारी PT की इकोनॉमी की, ठीक है। इससे पहले मैंने कल्चर की थी वो मैंने आपको कवर करा दी और पॉलिटी की भी मैंने आपको कवर करा दी, ठीक है। ये लास्ट अभी टॉपिक हमारा रहेगा अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक का। तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि 9th नंबर तक मैंने आपको कवर कर दिया था यहाँ पर, जो और संरचना थी इसको मैंने कवर कर दिया था। अब बचा सेवाएं और यहाँ पर बचा है आपका खनन, ठीक है। खनन ऊर्जा के उद्योग कुछ हैं और यहाँ पर विविध में कुछ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको यहाँ पर करा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं अपने यहाँ से टॉपिक जो हमारे हैं 10वें नंबर से। यहाँ से 10वां नंबर है सेवाएं, ई कॉमर्स। देखो यहाँ पर ई कॉमर्स की वर्तमान स्थिति 2022 में इस क्षेत्र का आकार $70 बिलियन का था। भारत के जो समग्र खुदरा बाजार है इसकी हिस्सेदारी 7% है लगभग, राइट। ये प्रमुख ई कॉमर्स हमारे जो मॉडल्स हैं क्या है, जो हमारी इन्वेंट्री मॉडल, जो हमारे मॉडल आधारित यहाँ पर वस्तु सेवाएं हैं उसके इन्वेंट्री ई कॉमर्स संस्था के स्वामित्व में होती हैं, ठीक है। उपभोक्ताओं को सीधे क्या है बेचा जाता है। इनमें से प्रत्यक्ष जो हमारे विदेशी निवेश जो हमारे FDI है इसकी अनुमति ये नहीं करते हैं, ठीक है, यानी इसकी अनुमति वे नहीं देते हैं। बाजार आधारित मॉडल हमारा इसमें क्या है, ई कॉमर्स जो संस्था है इसमें खरीदार और विक्रेता को जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जैसे कि हमारा अमेजन मान सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या है बाजार आधारित मॉडल है, ये हमारा FDI को अनुमति नहीं देता है, ठीक है। अगला है ई कॉमर्स हमारी जो बढ़ावा देने के संबंधित कुछ मुद्दे या पहल हैं, ठीक है। इनमें क्या है ड्राफ्ट ई कॉमर्स नीति, इसका उद्देश्य हमारा कि ई कॉमर्स जो क्षेत्र है इसके विकास के लिए सुविधाजनक विनियामक जो हमारा परिवेश है उसको बनाना, ठीक है। ओपन नेटवर्क फॉर जो हमारा डिजिटल कॉमर्स है, ये ओपन सोर्स हमारा जो ई कॉमर्स नेटवर्क है इसके दुकानदार, ठीक है, और प्लेटफॉर्म जो खुदरा विक्रेता हैं उनको जोड़ना, ठीक है। ये हमारे क्या है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के एग्जाम्पल कुछ हो सकते हैं। अन्य पहल कुछ हैं जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स जो हमारा नियम 2020 है और राष्ट्रीय हमारा जो लॉजिस्टिक नीति 2022 है और इंडिया जो स्टैक है ये, ठीक है। ये हमारे ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल है, ठीक है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सी पहल ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के से संबंधित है, ठीक है। या इनमें से कौन सी पहल जो है ई कॉमर्स को बढ़ावा देगी। पहला ड्राफ्ट ई कॉमर्स नीति, या आपको दे सकता है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, या इंडिया स्टैक, ठीक है, या उपभोक्ता संरक्षण हमारा जो नियम 2020 है ये, या ओपन नेटवर्किंग फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। या ये पॉइंट ना दे करके ये पूछ लेगा कि दुकानदार और प्लेटफॉर्म को जो खुदरा विक्रेता उनको जोड़ना, ठीक है। ये हमारा क्या है ई कॉमर्स को बढ़ावा देने से पहले है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ से हमारा संबंधित सुर्खियाँ, देखो यहाँ सुर्खियों में क्या यहाँ पर था हमारा इक्वलाइजेशन लेवी, ये क्या है, इसने केंद्र सरकार ने 2% के हमारी इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त कर दिया है। विदेशी नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स हमारी कंपनियों को इसका भुगतान करना पड़ा था, ठीक है। हमारी इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में देखते हैं क्या है। ये लेवी 2016 में शुरू की गई थी। ये डिजिटल एड स्पेस जो हमारा उपयोग करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन को इस पर किए जाने वाले भुगतान 6% की जो दर है उस पर लगाई जाती थी। ये वास्तव में उन जो विदेशी कंपनियाँ लगाई गई थी जिनका हमारा भारत में स्थायी जो प्रतिष्ठान नहीं है, लेकिन वे भारत के डिजिटल लेन देन के लिए यहाँ पर राजस्व अर्जित करती हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये चीज़ हमारा पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे 2020 में इस कर का दायरा बढ़ा दिया गया और ये लेवी उन कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी लगाई जाने लगी जो भारत के निवासियों को ई कॉमर्स की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं वन लाइनर में कि लेवी के बारे में आपको विचार करना है, लेवी टैक्स के बारे में विचार करना है कि लेवी जो हमारा है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर पर भी लगाया जाने लगा जो भारत के निवासियों को ई कॉमर्स के जरिए आपूर्ति सेवाएं प्रदान करते हैं। या बोलेगा भारत के जरिए जो हमारे ई कॉमर्स की आपूर्ति सेवाएं प्रदान करते हैं उन पर जो हमारा लेवी है वो नहीं लगाया जाता है। या बोलेगा उन पर लेवी जो पहला था नहीं लगाया जाता और उन पर कोई टैक्स बढ़ा भी नहीं है, तो ये सब बता देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, उन पर टैक्स दायरा जो है बढ़ा दिया गया है और इन पर आपूर्ति के जरिए इन पर सेवाएं प्रदान करते हैं, इन पर भी यहाँ पर ऑपरेटर्स पे ई कॉमर्स का जो जरिए यहाँ पर लगाया जाएगा लेवी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अब भारत में स्थायी प्रतिष्ठान कार्यालय वाले विदेशी ई कॉमर्स जो ऑपरेटर्स हैं इस पर भी जो इस कर के दायरे में लाया जाएगा। लेवी की दर हमारी 2% रखी गई है, ठीक है, याद रखना है आपको। 2% हमारा जो है जो ई कॉमर्स विदेशी ऑपरेटर उनके द्वारा रखी गई है। उद्देश्य क्या है, निष्पक्ष हमारे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और समानता सुनिश्चित करना और व्यवसाय पर कर लगाने वाले सरकार को जो अधिकार है उसको उपयोग यहाँ पर करना, ठीक है। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि हमारा जो लेवी टैक्स है और हमारा जो आपको यहाँ पर इक्वलाइजेशन था इसको समाप्त कर देगा ये नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनी को भुगतान करना पड़ा था। इसको लेके 2 पॉइंट सिर्फ आपको यहाँ से करने हैं। आगे देखते हैं, ये देखो जो लेवी पे मैंने आपको बताया लेवी वाला ये जो हमारा टैक्स है ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है, ठीक है। लेवी जो हमारी कंपनियां ई कॉमर्स जो हमारे भारत के निवासियों पर है नहीं लगाई जाती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना है दोनों पॉइंट इसके। आगे देखते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है।
यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारा है पहला ONDC कंपनी अधिनियम धारा 8 के तहत लाभकारी गैर जो हमारे उद्देश्य हैं वो वाली कंपनी के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की यहाँ पर पहल है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? सभी प्रकार के जो आकार हैं और विक्रेता हैं इनको क्या यहाँ पर शामिल करना और आबादी समूह के जब समावेशन उसको सुनिश्चित करने के लिए ई-कॉमर्स तक पहुंच यहाँ पर उनको बताना, अर्थात यहाँ पर डिजिटल कॉमर्स लोकतंत्रीकरण करना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें सीधे से ये देखते हैं यहाँ से सदस्य क्या है इसके सदस्य देश हमारे भारतीय गुणवत्ता परिषद और प्रोटीन जो हमारे ईगव जो हमारे टेक्नोलॉजी लिमिटेड है ये हमारे क्या इसके संस्थापक सदस्य होंगे। ये नेटवर्क केंद्रित मॉडल है जो खरीदार प्लेटफॉर्म रिटेल विक्रेता को जोड़ेगा। ठीक है, और ये ओपन स्पेसिफिकेशन और ओपन नेटवर्क के प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ये किसी प्लेटफॉर्म का विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेटवर्क केंद्रित मॉडल क्या है? इसके परस्पर जुड़े उपभोक्ताओं के साथ यहाँ पर कार्य करने की प्रणाली केंद्रित होता है। आमतौर पर विकेंद्रित ये क्या है? आमतौर पर विकेंद्रित होते हैं और प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल हमारे इसके तहत एकल जो प्लेटफॉर्म है उसमें उपयोगकर्ता की जो सेवा है वो प्रदान करते हैं, आपस में संपर्क करते हैं। और उदाहरण के लिए अमेजन, उबर या फेसबुक। ठीक है, ये हमारे प्लेटफॉर्म मॉडल आधारित यहाँ पर केंद्रित कुछ यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा ये इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ दिख नहीं रहा है कि क्या एग्जाम के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन। और देखते हैं इसमें नीचे से कुछ पॉइंट होगा शायद से। यहाँ पे देखो, देखते हैं इसमें जो भाषणी है इसमें इसके सहयोग से ओपन नेटवर्क में हमारा डिजिटल कॉमर्स जो है इसके कॉमर्स जो कॉमर्स समावेशी विकास इसके सारथी रेफरेंस ऐप यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, देखो आपसे पूछेगा जो सारथी हमारा ऐप लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य हमारा जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इसको बनाए रखना या इसको आगे बढ़ाना। ठीक है, ये आपको याद रखना हमारा किससे संबंधित है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से ONDC से संबंधित हमारा सारथी रेफरेंस ऐप। ये एक पॉइंट याद रखना है। राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन के तहत जो हमारा भाषणी है 2022 के उद्देश्य संविधान की अनुसूची 22 भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुवाद जो सेवाएं यहाँ पर प्रदान करेगा। आपसे बोलेगा कि जो हमारा ये भाषणी जो ऐप है ये हमारी टोटल जो है 22 भाषाओं में से 20 भाषाओं में यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं ये प्रदान करेगा। तो क्या है? गलत हो जाएगा, हमारी सिर्फ 22 भाषाएं हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना। तीसरा, सारथी ऐप के बारे में, इसका उद्देश्य बहुभाषी सुविधाएं और बायर्स ऐप जो बनाने के लिए यहाँ पर कारोबारी की सहायता करना और इसकी शुरुआत हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला और तमिल भाषा में यहाँ पर उपलब्ध होगा। बाद में सभी 22 भाषाओं में यहाँ पर शामिल किया जाएगा। आपसे बोलेगा कि तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा कि यहाँ से जो हमारी सारथी ऐप है ये भी हिंदी, इंग्लिश में स्टार्ट किया गया, बाद में ये सभी भाषाओं में स्टार्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं है, मराठी, बांग्ला और तमिल भी यहाँ पर है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 3 और 1 4 5, तो 5 भाषाओं में अभी किया गया था और 22 में यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो नेटवर्क फॉर हमारा डिजिटल कॉमर्स है इसमें। ठीक है, बाकी और कुछ यहाँ से खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा एंटी ट्रस्ट कानून, ये क्या है? भारत ने ई-कॉमर्स संबंधित एंटी ट्रस्ट जो फ्रेमवर्क है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022। ठीक है, और उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स जो हमारा 2020 है, ये हमारे क्या है? इसकी ई कॉमर्स संबंधित कुछ यहाँ पर टेस्ट फ्रेमवर्क है। ये आपको नहीं पढ़ना है, बस एक थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारे इसके फ्रेमवर्क क्या है। आगे देखते हैं, भारत में ई कॉमर्स कंपनियों के संचालन पर युक्त प्रतिबंध क्या है। ठीक है, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाते हैं इसको, देखते हैं नीचे। और विक्रेताओं द्वारा खरीद पर प्रतिबंध, यदि कोई विक्रेता किसी भी कॉमर्स कंपनी जो हमारी है उससे कंपनी में इक्विटी का 25% या उससे अधिक की खरीदता है तो उसे ई कॉमर्स कंपनी द्वारा नियंत्रित यहाँ पर माना जाएगा। इस प्रकार उसे कंपनी के पोर्टल पर बिक्री करने से यहाँ पर रोक दिया जाएगा। ठीक है, विक्रेताओं की खरीद बिक्री पर यहाँ पर प्रतिबंध कैसे होगा वो यहाँ पर बताया गया है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा इसका। आगे देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, देखो स्थापना इसकी कब हुई थी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 2003 में यहाँ पर की गई थी। हालांकि प्रतिस्पर्धा रोधी जो समझौते हैं और उसके जो वर्चस्व उसके दुरुपयोग से निपटने के लिए संबंधित प्रावधान 20 मई 2009 को अधिसूचित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, पूर्ण रूप से जो काम करना था इसने 2009 में स्टार्ट कर दिया था। इसकी संरचना सदस्य क्या होंगी? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य इसके होते हैं। ठीक है, सौंपे गए हमारे कार्य क्या होते हैं इसके? CCI को सौंपे गए प्रमुख कार्य पर निम्नलिखित, जैसे कि प्रतिस्पर्धा प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली जो प्रथाएं उसको समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उनको बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत में बाजारों को व्यापार करने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो हमारे ये कुछ यहाँ पर CCI के जो काम है वो सौंपे गए थे इसके। ठीक है, नहीं सिर्फ देख सकते हो जो हमारे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसके कुछ कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं और कौन कौन इसके सदस्य हो सकता है, बस 2 पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे CCI है इसके इनमें से कौन से कार्य शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। और वो सकता है इनमें से इसकी संरचना क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कौन कौन से सदस्य या इसका अध्यक्ष हो सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट यहाँ से पूछ सकता है इसमें से। आगे देखते हैं, आगे हमारा है खनन
ऊर्जा और उद्योग। ठीक है, भारत में कोयला क्षेत्र है, इसको पहले देखते हैं। भारत में कोयला क्षेत्र, भारत में उत्पादन, भूगर्भीय भंडार, उपभोग, आयात और विद्युत उत्पादन। ठीक है, इसमें देखो भारत में जो उत्पादन है वित्त वर्ष 2023 में 1 बिलियन टन से अधिक कोयला और लिग्नाइट यहाँ पर उत्पादन किया गया था। ठीक है, भूगर्भीय भंडार के भारत के पास दुनिया का कोयले का 5वां सबसे बड़ा भूगर्भीय भंडार है, याद रखना है। उपभोग क्या होगा, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, उपभोक्ता देश है। आयात, भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, विद्युत उत्पादन में भारत की बिजली जो उत्पादन क्षमता है उसका 50.7 मतलब 50.7% कोयला और लिग्नाइट पर यहाँ पर निर्भर है। 2023 के जो आंकड़े हैं इसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, 2023 का मतलब क्या है, जो 2023 के आंकड़े थे उसके हिसाब से बताया गया यहाँ पर इतना। ठीक है, आगे देखते हैं कोयला क्षेत्र की स्थायी समस्या क्या हो सकती है। यहाँ पे ये तो नहीं होगा, आगे देखते हैं यहाँ से। लोहा और इस्पात क्षेत्र जो हमारे कोकिंग कोयले का प्रमुख आयातक है। लोहा और इस्पात जैसे जो हमारे क्षेत्रक हैं कोकिंग कोयले का प्रमुख आयातक हैं। ठीक है, देश में उत्पादित कोकिंग कोयले इसमें 28 से 42% तक राख होती है। ठीक है, याद रखना है 28 से 42% तक क्या होती है, इसमें राख होती है। वहीं आयातित कोकिंग हमारे जो कोयले में राख का जो प्रतिशत है 10% से कम होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे दोनों याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का प्रभुत्व जो हमारा कोल इंडिया लिमिटेड CIL है, देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति में 80% का योगदान देता है। 80% या 80% से अधिक का योगदान देता है। राइट, कोयला क्षेत्र में आयात कम से कम सहायक जो कुछ पहल है। ठीक है, इसको आयात को कम करने के सहायक कुछ सुधार के लिए कुछ पहल की गई, जैसे कि कोयला खनन उपबंध यहाँ पर बनाया गया 2015। ठीक है, और खान और खनिज विकास के विनियमन संशोधन 2021 से भी यहाँ पर लाया गया। राइट, तो ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आगे देखते हैं नीचे से। और यहाँ पे कोयला खनन स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा कोयला खनन जो हमारा स्वामित्व स्वचालित मार्ग है इससे 100% FDI की अनुमति की गई है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि हमारा कोयला खनन है इससे हमारी 90% या बोल देगा 50% से अधिक की अनुमति यहाँ पर प्रदान की गई है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा आगे देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट फिर बनाएंगे, पहले इसको ये बन गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। राजस्व साझाकरण मॉडल, ये सार्वजनिक निजी भागीदारी जो परियोजना है उसके विकास का एक तरीका है। इसके तहत निजी कंपनियां अपने राजस्व का एक हिस्सा सरकार के साथ साझा करती हैं। इसके विपरीत क्या है, उत्पादन साझाकरण अनुबंध में निजी कंपनियां जो होती हैं अपने लाभ के एक हिस्सा सरकार के साथ साझा कर देती हैं। ठीक है, भारत सरकार ने 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति जो थी वो जारी की थी। राजस्व साझाकरण मॉडल जो हमारा है ये उत्पादन साझाकरण अनुबंधों को यहाँ पर प्रतिस्थापित करता है। और कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ से पहला जो ये पॉइंट था आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। और कोयले के बारे में देखते हैं, यहाँ से क्या है। कोयले आसानी से जलने वाली काली या भूरे रंग की तलछटी चट्टान होती है। ठीक है, जो मुख्यतः कार्बन से बनी होती है, एक पॉइंट ये। दूसरा, कोयले का आरंभिक रूप पीट है। पीट एक नरम कार्बनिक पदार्थ है, इसमें आंशिक रूप से अपघटी वनस्पति और खनिज यहाँ पर पदार्थ होते हैं। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली कोयले की किस्में एक तो एंथ्रेसाइट है, एक बिटुमिनस, एक सब बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट, और ये जो हमारे चार हैं आपको ये चारों पता होना चाहिए। कोयले के बारे में पूरा आपको स्टैटिक दे दिया। ठीक है, तो कोयले के बारे में पूरा एक एक चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हो। राइट, क्योंकि न्यूज़ में है हमारा तो अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही आपको जो ये दिया हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो हमारा मैप है, मैप में भी कोयला पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर हमारा जो कोयला है यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर दिखा मैप में कि कहाँ कहाँ पे एरिया में, जैसे यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ है, राइट, और जम्मू कश्मीर का कुछ भाग में है, या ठीक है, और मध्य प्रदेश, या फिर ऐसे पूछ सकता है आपका जो हमारे कोयले के भंडार हैं इसमें से लद्दाख या जम्मू कश्मीर में कोई कोयले के भंडार यहाँ पर नहीं पाए गए, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट दे सकता है। तो आपको यहाँ पर देखो कोयले भंडार दे रखे हैं, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पर हैं। राइट, आगे देखते हैं। तो ये चीज़ आपको स्टैटिक वाले पूरे लर्न करने की, चार टाइप के हमारे कोयले हैं वो। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार वाले शीर्ष 3 राज्य हमारे कौन से, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। कुल कोयला संसाधन इनका योगदान का लगभग 69% यहाँ पर है। आगे देखते हैं। भारत में यहाँ पे देखो स्टेटमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है मैप से, आपको मैप याद रखना है क्योंकि यहाँ पे तो नाम सबको नहीं दिए जो छोटे छोटे कोयले यहाँ पर जो संसाधन है। यहाँ पर देखो सबके मैप पे देखें, जैसे गुजरात में बोलेगा, गुजरात या महाराष्ट्र में, इनमें कोयले के जो संसाधन है इसमें ना के बराबर है, कम यहाँ पर पाए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से यहाँ पर कहाँ पर कितने पाए गए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके एलिमिनेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आगे हमारा है भारत में अपतटीय खनिज, ये क्या है। भारत में अपतटीय खनिज के बारे में, अपतटीय खनिज ये 200 मीटर से अधिक गहराई वाले गहरे समुद्र तल से खनिज भंडार यहाँ पर प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। विस्तार 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के भारत की जो अनन्य यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र होते हैं, हमारे जो EEZ होते हैं, उसमें बड़ी मात्रा में प्राप्ति योग्य अपतटीय खनिज संसाधन मौजूद होते हैं। ठीक है, खनिज भंडार जो भारत की अपतटीय खनिज भंडार है इसमें सोना, हीरा, तांबा, निकिल, ठीक है, कोबाल्ट और तांबा मैग्नीज विकास के लिए यहाँ पर क्या आवश्यक जो रेयर अर्थ यहाँ पर ये एलिमेंट्स यहाँ पर शामिल होते हैं खनिज भंडार में।
राइट। भंडार क्या है? भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण अपतटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित खनिज उत्पादन की पहचान यहाँ पर की गई, जैसे कि हमारा लाइम मड यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से यहाँ पर क्या है, ये संसाधन की पहचान की गई है। दूसरा, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु में यहाँ पर जो हमारा है भारी खनिज प्लेसर, यहाँ पर इसकी पहचान की गई है। ठीक है। पूर्वी पश्चिमी जो महाद्वीप हमारा है, यहाँ पर आपका फास्फोराइट की पहचान की गई है। अंडमान सागर और लक्षद्वीप सागर में आपका जो पॉलीमेटलिक फेरो मैग्नीज है और नोड्यूल क्रास्ट, यहाँ पर इसके जो पहचान की गई है। तो यहाँ सब में क्या है, इसकी पहचान यहाँ की गई, देखे गए सब अभी न्यूज़ में से, इस वजह से तो ये दिखाया गया यहाँ, राइट। इतना कुछ खास यहाँ पे पढ़ना नहीं है आपको इससे, ठीक है। बस खनिज भंडार हमको पता नहीं चाहिए, जो हमारे खनिज भंडार है भारत में अपतटीय खनिज, वो क्या क्या है, इतने हैं। बस एक पॉइंट सिर्फ आपको यहाँ से इतना पढ़ना है। आगे देखते हो, अपतटीय खनिज संसाधन विनियमन 2024 किन खनिजों पर लागू होता है ये, ठीक है। किन खनिजों पर लागू होगा, एक तो पॉइंट मैंने ऊपर देखा, दूसरा ये भी याद रखना है कि किन किन खनिजों पर लागू होता है। ये सभी खनिजों पर लागू होता है, ठीक है, सिवाय खनिज तेल जो हमारे हाइड्रोकार्बन तथा खान और खनिज विकास के इनको जो है अनुसूची बी में, उन खनिजों को छोड़कर बाकी सभी में लागू होगा, राइट। परिभाषा क्या है? परिभाषा में इसके लिए नियम में खनिज कई प्रकार के चरण है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय जो फ्रेमवर्क है, इसके वर्गीकरण और खनिज संसाधन जो हमारा यहाँ पर भंडार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानक समिति है, इसको टेम्पलेट संशोधित संस्करण का उपयोग यहाँ पर किया गया। ये हमारे निम्नलिखित चरण है, ठीक है। एक तो देखो, पहला आपको पॉइंट ऊपर बताया था मैंने, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है किस किस पर लागू होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, तीसरा देखते हैं। तीसरा है, तीसरा आपको यहाँ से पूछ सकता है, तीसरा यहाँ से तो पॉइंट कोई है नहीं इसमें कि जो एग्जाम में पूछेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ इसको स्टैटिक का कुछ पॉइंट दिया हुआ उससे देख लेते हैं। गहरे समुद्र से खनन किए जा सकने के खनिज संसाधन के प्रकार। पॉलीमेलिटिक जो हमारे मेटेलिक जो हमारे नोड्यूल हैं, ये समुद्र नितल में पाए जाने वाले खनिज के छोटे छोटे व आलू के आकार के ढेर होते हैं। इसमें जो मैग्नीज होती है, इसमें लोहे की जैसी धातु उच्च सांद्रता यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। समुद्र नितल के जो हमारे विशाल सल्फाइड है, ये हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास बने जो धातु सल्फाइड उसके भंडार होते हैं। इसमें तांबा, सोना, चांदी, जस्ता जैसे मूल्यवान यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। कोबाल्ट समृद्ध जो हमारे फेरो मैग्नीज है, इसमें क्रस्ट में जो जैसे निक्षेप होते हैं, ये समुद्री टीला और अन्य जलमग्न पर्वतों पर बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा पॉइंट है, आपको याद रखना है, कुछ हमारा खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। 2 पॉइंट ऊपर बताया, बस उतना ही सिर्फ देखना है पूरे टॉपिक में, और कुछ नहीं पढ़ना है इससे। और एक बार थोड़ा सा इसको रीड कर लेना है, नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ इसको रीड करना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में इस्पात क्षेत्र हाल ही में केंद्र सरकार ने 2034 तक 500 बिलियन तक यहाँ पर जो हमारा टन है, मिलियन तक टन जो इस्पात उत्पादन उसका निर्धारित किया है, ठीक है। इस्पात लोहे के कार्बन की जो एक मिश्र धातु है, इस्पात क्या है, लोहे और कार्बन की एक मिश्र धातु है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 2% होती है, 2% से कम होती है, ठीक है। मैग्नीज की मात्रा में इसमें 1% और आंशिक मात्रा का सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर ऑक्सीजन यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। जो आपको ये याद रखना है, जिसको हमारा अधिक कार्बन की अधिक मात्रा होने पर इसे कास्ट आयरन भी कहते हैं, ठीक है। इस्पात उत्पादन कोयले पर अत्यधिक निर्भर है, जो हमारा इस्पात उत्पादन है वो कोयले पर अत्यधिक निर्भर है। कोयले का उपयोग लौह अयस्क, लौह ऑक्साइड को कम करके लोहा प्राप्त तथा इस्पात में आवश्यक कार्बन शामिल करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। भारत में इस्पात क्षेत्र देखते हैं इसको। भारत में इस्पात क्षेत्र का उत्पादन, उपभोग, योगदान और व्यापार। भारत उत्पादन क्या, भारत में दुनिया का इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर उत्पादक है, ठीक है। उपभोग, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व में जिसका तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ठीक है। योगदान, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के इस्पात का लगभग 2% है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तीनों पॉइंट याद रखने की क्या है। आप क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट में दे सकता है, सब चीज़ें पूछ सकता है कि भारत का जो हमारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक है, ठीक है। तो याद रखना है, तीसरा नहीं दूसरा है, ठीक है। और भारत विश्व में इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, बोल देगा। भारत जो सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ऐसा करके बोल देगा। ये इसमें ला देगा और ये पॉइंट इसमें ला देगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कहीं भी मिस्टेक नहीं करना, भूख और उत्पादन बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। योगदान भी देखना है कि योगदान इसका कितना है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में इस्पात क्षेत्र के प्रमुख जो समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं, क्या क्या हैं वो। कच्चे माल की कमी, ठीक है, और प्रति व्यक्ति हमारी खपत जो है, ये हमारे यहाँ से क्या चुनौतियाँ हैं, राइट। और तो यहाँ कुछ नहीं है खास, देख लेते हैं ये भी नीचे से।
इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई सरकार के पहले, ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट कुछ चीज़ें करती है, हम जो यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ चीज़ अप्लाई करती है, कुछ पहल लागू करती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 है, ये क्या है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहाँ ये कदम उठाया। इसका लक्ष्य है 2030-31 तक भारत में जो हमारा इस्पात उत्पादन है उसकी क्षमता को बढ़ाकर 300 मिलियन टन यहाँ पर करना, ठीक है। अब से बोलेगा राष्ट्रीय इस्पात नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका लक्ष्य 2030 तक 2025 तक, ठीक है, 2025 से 26 तक बोल देगा कि जो हमारी इस्पात क्षमता है उत्पादन की इसको बढ़ाकर 200 मिलियन टन करना, ठीक है। पहला हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 300 मिलियन है और 2030-31 तक है। सेकंड पॉइंट, ये प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाकर 160 किलोग्राम करेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला, मेक इन इंडिया पहल के साथ पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय स्तर जो हमारा प्लान है ये, इसके लिए इस बात की खपत बढ़ाने के लिए रेलवे तथा आवास जैसे जो प्रमुख क्षेत्रक हैं उसमें मांग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, राइट। स्पेस, हमारा जो स्पेशलिटी स्टील हेतु उत्पादन जो प्रोत्साहन है ये तो नहीं पूछेगा, हटा दें से। मिशन पूर्वोदय, ये क्या है, मिशन पूर्वोदय ये मिशन कोलकाता में एकीकृत इस्पात की हब स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के त्वरित विकास के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था मिशन पूर्वोदय। संशोधित इस्पात आयात निगरानी प्रणाली, इसका उद्देश्य इस्पात के जो आयात है इसकी अधिक प्रभावी तरीके से निगरानी करना और घरेलू इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाली समस्या उसका समाधान करना, ये हमारी क्या है, इसकी निगरानी की कुछ प्रणाली है। और मिशन पूर्वोदय, मिशन पूर्वोदय किससे संबंधित है, आपसे बोलेगा मिशन पूर्वोदय हमारा जो कोयले का उत्पादन है उसको बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है। तो क्या होगा, गलत होगा, मिक्स नहीं करना है कोई, आप मिशन जो पढ़ा पूरा मिक्स आप क्या कर दो कि मिशन पूर्वोदय को ला दो आप कोयले वाले में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है आपको, राइट, ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पर कौन सा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाना, ठीक है। इस्पात एवं भारी जो उद्योग है, भारी उद्योग मंत्री ने यहाँ पर क्या है, भारत इस्पात क्षेत्र को हरित बनाना और रोड मैप कार्य करना यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। हरित इस्पात जैसे कि यहाँ पर सरकार है उसने ग्रीन इस्पात को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर जीवाश्म जैसे हमारे ईंधन है उसका उपयोग किए बिना उत्पादन, जो इस्पात के उत्पादन उसको ग्रीन स्टील यानी हरित इस्पात यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। भारत का इस्पात उद्योग में 12% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इस्पात क्षेत्र के जो कार्बन से मुक्त करने के लिए कुछ पहल हैं, ये हमारी पहल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि परफॉर्म अचीव ट्रेड, ठीक है, पैड योजना यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन एक हिस्सा है, ठीक है। दूसरा, इस्पात स्क्रैप जो हमारा रिसाइकलिंग है 2019 की नीति, ठीक है, इसकी स्थापना क्योंकि सुगम बनाना इसको, राइट। राष्ट्रीय ग्रीन जो हमारा हाइड्रोजन मिशन ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके तहत क्या इस्पात जो हमारा मंत्रालय है इसको इस्पात निर्माण में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना को बजट को 30% हिस्सा यहाँ पर आवंटित किया गया है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट हमारी योजना क्या है, ये इसका उद्देश्य विभिन्न जो क्षेत्र है इसमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने या रोकने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में इस्पात क्षेत्र की जो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन है इसका व्यापार के तंत्र को माध्यम से उत्सर्जन के मूल्य को निर्धारित करना, ठीक है। तो 2 पॉइंट आप यहाँ से सिर्फ ये पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 2 आपने पढ़े, ऊपर मैंने एक पॉइंट आपको पढ़ा दिया, बाकी जो हमारा टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करोगे वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो आपका वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो टेस्ट था, टेस्ट आपको मैंने कल कराया था, कल मैंने आपको टेस्ट कराया था, जो दृष्टि का टेस्ट है हमारा, इकोनॉमिक का भी था उसमें, पॉलिटी का था और 1-2 सब्जेक्ट और था उसमें, ठीक है, करंट अफेयर्स भी था, तो वो मैंने 50 क्वेश्चन कराया उसके, राइट। 50 क्वेश्चन में उसके इवनिंग में कराऊंगा, ठीक है। तो वो भी आप चाहो डेली कर सकते हो। आगे हमारा है बायो इकोनॉमी। बायो इकोनॉमी क्या है, बायो इकोनॉमी हमारा ग्लोबल बायो जो इंडिया है इसमें 2024 के चौथे संस्करण का पर जो रिपोर्ट्स को पब्लिश की गई थी, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बायो इकोनॉमी के बारे में। बायो इकोनॉमी जैविक संसाधनों जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव जो प्रक्रियाएं, इनमें जो किण्वन और जैव जो संश्लेषण है इनमें विधियों पर आधारित अर्थव्यवस्था का एक रूप है। इसका उद्देश्य सभी आर्थिक क्षेत्रों में संधारणीय तरीके से वस्तु सेवाओं की आपूर्ति करना, ठीक है। ये आप पॉइंट याद रखना, सभी आर्थिक क्षेत्रों में, ठीक है। आपसे बोलेगा कि इसमें कुछ क्षेत्रों तक यहाँ पर इसे वस्तु सेवाओं को आपूर्ति करना सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। तो क्या गलत हो जाएगा, कुछ नहीं, सभी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर आर्थिक क्षेत्रों के लिए सेवाएं आपूर्ति करेगा, ठीक है। एक तो पॉइंट आपको याद रखना। दूसरा, इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से, एक तो हमारा बायो इंडस्ट्रियल, बायो फार्मा, एग्रीकल्चर, यहाँ पर ये हमारे जिससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा। बायो इकोनॉमी की स्थिति क्या है, इसका आकार 2014 से 10 बिलियन अमेरिकी जो डॉलर है उससे बढ़कर 2024 में 130 बिलियन हमारा डॉलर यहाँ पर हो गया है, ठीक है। जो हमारा बिलियन डॉलर बोलता है ये अमेरिकी डॉलर होता है, राइट। बायो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट, बायो इकोनॉमी का महत्व जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है, ये भी हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम भी करता है और स्थिरता को बढ़ावा देता है और चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये वाला, ठीक है। एक तो पहला और एक यहाँ से था।
और एक तीसरा पॉइंट ये। तो तीनों पॉइंट आपको यहाँ से इतने में पढ़ रखना बायो इकोनॉमी को लेकर। सिंपल से लिखना है बायो इकोनॉमी ऐसे करके बनाना, 3 पॉइंट जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो 3 पॉइंट लिखना है और कुछ नहीं पढ़ना है इससे, ठीक है। बाकी डाउट माइंड में क्लियर जो रहेगा वो नहीं रखना। एक और पॉइंट लिख सकते हो जैसे कि 2024 में इसका चौथा संस्करण था, ठीक है, ये याद रख सकते हो। आगे देखते हैं। आगे है बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कुछ पहल है ना। क्या पहल है? एक तो हमारा यहाँ पर पहल की गई नीतिगत उपाय कुछ यहाँ पर किए गए हैं। राष्ट्रीय जो जैव नीति 2018 में यहाँ पर इसका बायोफार्मा मिशन और अर्थव्यवस्था पर जो मिशन था हमारा, ये यहाँ पर चलाए गए थे। जैविक अनुसंधान विनियामक जो हमारे पोर्टल हैं यहाँ पर लागू किए गए थे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है इसके, ठीक है, हटाते हैं इसको। आगे अपने टॉपिक में आते हैं, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, स्पेस हमारा जो इकोनॉमी है इसको देखते हैं। अंतरिक्ष इकोनॉमी है, अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संगठन, ठीक है। देखते हैं यहाँ से भारतीय अंतरिक्ष संघ, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। ISPA एक शीर्ष और गैर लाभकारी उद्योग संगठन है जो भारत में निजी और सार्वजनिक अंतरिक्ष जो उद्योग है उसके विकास की दिशा में यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये क्या है? यह अंतरिक्ष विभाग के तहत अनुसूची ए की जो श्रेणी है उसकी कंपनी है। इसे 2019 में इसरो की वाणिज्यिक गतिविधियों की संभालने के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है। ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से, बस आपको पता होना चाहिए स्पेस एजेंसी जो है हमारा भारत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था भी होती है, हमारा स्पेस इकोनॉमी भी होती है, ठीक है। क्या होती है, कब स्थापित की गई थी, बस एक थोड़ा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कभी अगर क्वेश्चन को स्टेटमेंट में रखता है पॉइंट तो आपको ये समझ पाओ कि हाँ मैंने ये देखा था क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इतना कोई नोट्स इसका नहीं बनाना है। आगे अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी क्या है? देखो अंतरिक्ष हमारा जो निजी क्षेत्र है उसकी क्या भागीदारी होगी? एक तो OneWeb इंडिया होगा, ठीक है। इसमें OneWeb इंडिया में भारतीय अंतरिक्ष विनियामक जो है इसमें स्पेस से मंजूरी प्राप्त करने वाली जो कंपनी है ये बन गई, जो सैटेलाइट को ब्रॉडबैंड सेवा यहाँ पर प्रदान करेगी, है ना। आगे अग्निकुल कॉस्मोस, ये क्या है? IIT मद्रास द्वारा संचालित स्टार्टअप जो हमारा अग्निकुल कॉस्मोस, इसने स्वदेशी रूप से तैयार एक विकसित किए गए दुनिया के पहले ऐसे रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है जिसमें सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग यहाँ पर प्रिंटेड इंजन लगाया गया है, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस क्या है, ये किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, या बोलेगा कि अभी नई मिसाइल बनाई गई है ना, या बोल सकता है आपको साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा नया कोई मिशन है, ऐसा कुछ बता सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये क्या है। अंतरिक्ष आधारित स्टार्टअप्स क्या होते हैं? भारत में अंतरिक्ष जो स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ाकर 200 से अधिक हो गई है, ठीक है। विक्रम जो हमारा एस है ये क्या है? 2022 में निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित भारत का पहला रॉकेट विक्रम एस मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये दो बातें आपको, एक विक्रम जो एस ही है अंतरिक्ष स्टार्टअप और एक अग्निकुल, ये 3 हमारी चीज़ें से इंपॉर्टेंट है। आगे वेंचर कैपिटल फंड के बारे में, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जुड़े स्टार्टअप्स को तथा लघु जो से लेकर मध्यम आकार वाले जो उद्यम है उनकी सहायता उनकी आवश्यकता के अनुसार फंड प्रदान करना, और ये फंड 2023 में स्पेस द्वारा शुरू की गई जो सीड फंड योजना है उसके तहत यहाँ पर इसको पूरा करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे है वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना आवश्यक क्यों है, ठीक है। ये देखो 2030 तक वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% तक करना, और वर्तमान में ये 2% है। आगे है कम ब्याज दर पर पूंजी उपलब्धता जो होती है उपलब्धता हमारी उसको सुनिश्चित करना, और अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक पूंजी जो है उसकी आवश्यकता क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। ये हमारे कुछ इसके स्थापना होती है क्यों, ये भी हमारा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको पढ़ के थोड़ा समझा देता हूँ कि कुछ अंदर इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इस वजह से पूरा पढ़ देता हूँ, ठीक है। आपको लेकिन यहाँ से नहीं करना है इसको, नोट्स या आप इसको रीड नहीं करना, छोड़ देना, हटाना है। आगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कुछ भारत की पहले हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है कि क्या यहाँ पर अंतरिक्ष को प्रौद्योगिकी को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारा भारतीय अंतरिक्ष नीति, ठीक है, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, अटल इनोवेशन मिशन। और देखो अटल इनोवेशन मिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा स्पेस चैलेंज छात्रों को स्पेस सेंटर में विशिष्ट तथा वास्तविक दुनिया और दुनिया की चुनौतियों के लिए दक्ष और अभिनव समाधान खोजने के लिए पर प्रोत्साहित करता है, ठीक है। संशोधित एफडीआई नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को यहाँ पर एफडीआई की अधिसूचित यहाँ पर किया है, ठीक है। कोई खास इंपॉर्टेंट यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है इसका, तो ऐसे देखो यहाँ से ऐसा पूछ सकता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सी पहल यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है। पहला भारतीय जो हमारा अंतरिक्ष नीति है ये 2023 नहीं देगा, सिर्फ इतना देगा, भारतीय अंतरिक्ष नीति, स्पेस टेक इनोवेशन, ठीक है, नेटवर्क, अटल इनोवेशन मिशन या फेमा, ठीक है। तो आपको ये बताने में से कौन सा होगा, तो आप सोचोगे कि अटल इनोवेशन मिशन में क्यों आएगा, ठीक है। तो चारों है हमारी, चारों जो हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए हमारी कुछ पहल है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे यहाँ पर है अंतरिक्ष के क्षेत्र की कुछ गतिविधियाँ हैं, और यहाँ पर ये इसको हटाते हैं, ये भी हमारे यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा क्वेश्चन इसका, ठीक है। आगे देखते हैं नए टॉपिक को अपने।
स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ठीक है, स्वैच्छिक वाहन जो हमारा आधुनिकीकरण कार्यक्रम है हमारा, इसको है यहाँ पर हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने स्वैच्छिक परिवहन जो हमारा वाहन परिवहन जो आधुनिकीकरण कार्यक्रम है, ये वाहन स्क्रैपिंग से शुरू की है। इसके तहत स्वैच्छिक वाहन जो हमारे आधुनिकीकरण कार्यक्रम, इसके बारे में देख लेते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो पंजीकृत वाहन है, स्क्रैपिंग सुविधाएं, उनके स्वचालित परीक्षणों को स्टेशन के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की यहाँ पर इकोसिस्टम पर विकास करना, ठीक है। पहला तुम्हारा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, इससे पहले केंद्र सरकार ने 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य है कि 15 से 20 साल के पुराने वाहन जो होंगे चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाना, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया सके और सड़क सुरक्षा में सुधार यहाँ पर किया जा सके। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको हटाते हैं पॉइंट को। आगे स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो यहाँ से शायद कुछ पॉइंट मिल जाएगा मुझे। सीवी देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारे वाणिज्यिक वाहन है, ठीक है, हमारे कॉमर्शियल जो व्हीकल उसमें देखते हैं, इसमें क्या है, वाहनों का पंजीकरण फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता से जुड़ा होता है, ठीक है। सीवी के पहले क्या 8 वर्षों तक हर 2 वर्ष में फिटनेस परीक्षण यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। निजी वाहनों में क्या होता था, निजी वाहनों में पहला पंजीकरण 15 वर्षों के लिए वैध होता है। 15 वर्षों बाद पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए यहाँ पर फिटनेस प्रमाण पत्र यहाँ पर 5 वर्षों के लिए जो होगा नवीनीकरण पर वैध होगा वो, ठीक है। तो ये भी हमारा कुछ इतना खास नहीं है, इसको बैठाते हैं, ठीक है। ये पूरा टॉपिक आपको यहाँ से रीड नहीं करना है, ठीक है। स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण ये हटाना है इसको यहाँ से इसको देख लेते हैं। यहाँ से अगर होगा कुछ तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, इसका उद्देश्य जो हमारी रिसाइकलिंग उसको बढ़ावा देकर कच्चे माल की खपत को कम करना, और ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर जो ऑटोमोटिव जो क्षेत्र होते हैं उसमें सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ठीक है। ये हमारे स्वैच्छिक वाहन के यहाँ पर कुछ पॉइंट है। आगे है कॉमर्शियल, जो हमारे वाणिज्यिक वाहन निर्माता है, एक शोरूम की कीमत 3% छूट देते हैं, हटाते हैं इसको। पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई यहाँ पर पढ़ने के वो नहीं है कि आप कुछ यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेगा सब चीज़ें, ठीक है, हटाते हैं इसको। आगे है हमारा राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन, ठीक है। राष्ट्रीय विद्युत ट्रांसमिशन के बारे में कुछ विशेषता है, इसको देखते हैं। ये हमारे किसके द्वारा शुरू किया गया, ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। पहला तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये 2030 तक 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक नवीकरण ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता का ट्रांसमिशन करने का लक्ष्य रखा गया। 2032 तक 32 तक 458 गीगावाट की अधिकतम मांग को पूरा करने में मदद करेगा, और ये इंटर रीजनल ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाकर 2032 तक 168 गीगावाट तक करना। ट्रांसमिशन सेक्टर में अभिनव जो घटक हैं उसको शामिल किया गया, जिससे 10 गीगावाट तक यहाँ पर अपतटीय पवन ऊर्जा यहाँ पर फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हमारी जो ग्रीन और हाइड्रोजन जो हमारा अमोनिया, इसको लेकर विनिर्माण केंद्रों को विद्युत जो संबंधी जरूरत है उसको पूरा करना, ठीक है। नेपाल भूटान आदि के साथ सीमा पार इंटरकनेक्शन जो है इसको भी यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। तो हमारे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दिए हुए हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देखो राष्ट्रीय विद्युत योजना जो हमारी है ट्रांसमिशन को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया था, विद्युत प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया था। ट्रांसमिशन प्रणाली को विद्युत उत्पादन के स्रोत में लोड कम करने, ठीक है, या बिजली पहुंचाने को बिजली जो प्रणाली इसको आपस में जोड़ना, राइट। ये भी हमारा कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है। इसको देख लेते हैं, जो ब्लू में बना हुआ है यहाँ से, जो देखो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ये क्या है, इसकी स्थापना निरस्त के जा चुके जो हमारा आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत यहाँ पर ही किया गया था, ठीक है। और इसके ही तहत यहाँ पर लाया गया जो हमारा विद्युत अधिनियम 2003 है। सदस्य इसमें कौन कौन होते हैं, सदस्य होते हैं इसमें 14 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 8 सदस्य केंद्र सरकार के जो नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कार्य क्या होता है, विद्युत नीति के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना, और विद्युत संयंत्र जो होते हैं इन पर विद्युत लाइनों को ग्रिड कनेक्टिविटी निर्माण को तकनीकों को मानक रूप में तय करना। इसको भी टॉपिक को आपको छोड़ना है, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो बोलेगा किस मंत्रालय के तहत आता है। दूसरा पूछेगा इसमें केंद्र सरकार के कितने सदस्य होते हैं, है ना, और राज्य सरकार के इसमें इतने सदस्य होते हैं। तो ऐसा करके यहाँ पे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। और जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया था आपका कि विद्युत मंत्रालय था, वो आपसे यहाँ पूछ सकते हैं। बस 2 बातें यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, 2 बातें। बाकी ये शायद जैसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि टॉपिक हमारे पास अभी बहुत सारे हैं, सिर्फ अभी हमारे इकोनॉमिक का चल रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं वस्त्र क्षेत्र क्या है, जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर हैं उसको देखते हैं। भारत में वस्त्र क्षेत्र की स्थिति, योगदान क्या है। घरेलू वस्त्र जो हमारे परिधान, इनके उद्योग का जीडीपी से लगभग 2.3% का योगदान देते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, जो जीडीपी का लगभग कितना 2.3 का योगदान हमारा वस्त्र देते हैं। और व्यापार क्या है, वैश्विक व्यापार में 3.91% की हिस्सेदारी साथ वस्त्र जो परिधान है ये 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है, इंपॉर्टेंट है, 6ठा निर्यातक है। और जो 2.3 का यहाँ पर जीडीपी में योगदान भी देता है। तीसरा, निर्यात करने में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अग्रणी निर्यातक गंतव्य हैं इसके, ठीक है। रोजगार क्या है, वस्त्र परिधान उद्योग में रोजगार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता भी है, ठीक है। 2-3 पॉइंट आपके व्यापार
निर्यात और योगदान, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, वस्त्र क्षेत्र के विकास में उठाए गए यहाँ पर कदम क्या हो सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें वस्त्र क्षेत्र की क्षमता के निर्माण के लिए कुछ योजना, जैसे कि हमारा समर्थ एक ये वस्त्र क्षेत्र में कुशल कार्य करने की जो आवश्यकता उससे संबंधित है। ठीक है, हाल ही में सरकार ने समर्थ योजना को 2 वर्ष वित्त वर्ष 24-25 और 25-26 की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस अवसर पर सरकार ने 3 लाख लोगों को वस्त्र संबंधी जो कौशल प्रशिक्षित करने के लिए 495 करोड़ रुपए का व्यय करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री ने मेगा इंटीग्रेटेड जो हमारा टेक्सटाइल रीजन और जो हमारा अपैरल पॉक्स योजना है, ठीक है, ये योजना के तहत यहाँ पर राष्ट्रीय जो तकनीकी वस्त्र मिशन है और वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन की जो हमारे सम्मत योजना है, ये यहाँ पर इसे चलाई गई है। राइट, जो ऊपर था मैंने आपको बताया कितना परसेंट का योगदान कौन दे रहा है, वो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपका है जो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, हमारे समर्थ जो योजना थी ये 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, ये आपको याद रखनी है। और कितना रुपए का यहाँ पर इससे व्यय करने का निर्णय लिया गया, तो ये एक बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे संबंधित सुर्खियां यहाँ पर क्या हो सकती हैं, जैसे कि देखो केंद्रीय वस्त्र मंत्री भारत की पहली फैशन जो प्रबंधन पहल है जिसको VISIO विजन नेक्स्ट, ठीक है, विजो नेक्स्ट जो है ये लॉन्च किया है। ठीक है, साथ ही क्या इस दौरान भारत में विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि जो है 24x25 का भी विमोचन यहाँ पर किया गया। ठीक है, विजो क्या लिखा, विजो नेक्स्ट, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो उसमें, विजो नेक्स्ट। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं VISIONNXT के बारे में। ये राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा द्विभाषी वेब पोर्टल है। ठीक है, ये क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, विजो जो नेक्स्ट है ये क्या है, ये भारत की बहुलता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए अलग अलग क्षेत्रों में फैशन जो रुझान है उसकी पहचान मानचित्रण को विशेषण करेगा और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस उपयोग यहाँ पर इसका किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे विजो नेक्स्ट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्या है ये। राइट, याद रखना ये वाले पॉइंट आपको। आगे देखते हैं, आगे हमारे तकनीकी वस्त्र हैं, इसमें देख लेते हैं तकनीकी वस्त्र के बारे में। देखो परिचय क्या है इसका, राष्ट्रीय जो हमारा तकनीकी वस्त्र मिशन है, ठीक है, इसका अनुसंधान विकास नवाचार घटक मंत्रालय हमारा वस्त्र मंत्रालय आएगा, इसका नोडल मंत्रालय होता है। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है इसका कि जो हमारे अपने विचार हैं इसको व्यावसायिक प्रौद्योगिकी के उत्पादन को बदलने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, समानता 18 महीने की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक का यहाँ पर अनुदान दिया गया सहायता का। ठीक है, तकनीकी वस्त्र के बारे में देखते हैं क्या है तकनीकी वस्त्र, परिभाषा क्या है इसकी। तकनीकी वस्त्र को दरअसल ऐसी जो हमारी वस्त्र सामग्री उत्पादन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग सौंदर्य या सजावटी जो विशेषता है उसकी बजाय तकनीकी के प्रदर्शन के कारणों से जुड़ी जो फंक्शनल गुण है उस पर यहाँ पर किया जाता है। राइट, उपयोग क्या है इसका, इनमें कृषि, सड़क, रेलवे, ट्रैक, खेलकूद, परिधान, स्वास्थ्य क्षेत्र, ये सब यहाँ पर इसके लिए क्षेत्र शामिल होंगे। इसके उपयोग, इन उपयोग में आप इसका कर सकते हो। और उधक जैकेट, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट, आपसे बोलेगा कि जो हमारे तकनीकी वस्त्र हैं इनको जिनसे ज़्यादातर हमारे जो बुलेट प्रूफ जैकेट हैं इस पर यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि खेलकूद, रेलवे, ट्रैक, इनके लिए आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, गलत होगा, इन सभी के लिए यहाँ पर ये शामिल होगा। ठीक है, भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार दुनिया में 5वां सबसे बड़ा वस्त्र बाजार होगा। ठीक है, याद रखना है, दुनिया का बता रहा है। ठीक है, तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा कुछ पहल की गई, जैसे कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन यहाँ पर लाया गया था। राइट, और क्या लाया गया था यहाँ पर, तकनीकी वस्त्र निर्माण के उपयोग करने के लिए कुछ योजनाएं लाई गई थी। भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन जो है अपैरल जो PM मित्र योजना ये भी लाए थे। ठीक है, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना ये भी लेके आया था। वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबंधी जो हमारा PLI योजना है ये भी लेकर, तो हमारा यहाँ पर जो कई योजनाएं लेकर आए थे, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारे से इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने बताया ऊपर कि ये आपको यहाँ पे क्या फंक्शनल करती हैं, कैसे काम करती हैं, या कहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, और अन्य प्रमुख घटनाक्रम क्या है। 8 हमारे कोर उद्योग सूचकांक हैं, इसमें देखो यहाँ पर बोला है फरवरी 2023 में जो सूचकांक है इसकी तुलना में फरवरी 2024 में 6.7 की यहाँ पर वृद्धि देखी गई, जिसमें से 8 कोर हमारे जो उद्योग सूचकांक है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ देखो 8 कोर हमारे जो उद्योग हैं, एक तो उर्वरक, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कोयला, बिजली, इस्पात, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, ये हमारे यहाँ क्या है 8 कोर उद्योग हैं। ठीक है, कोर उद्योग का सूचकांक है हमारा जो इसमें प्रत्येक प्रदर्शन को ये मापता है। ठीक है, उत्पादन है प्रत्येक प्रदर्शन को ये मापेगा। औद्योगिक उत्पादन जो हमारा सूचकांक है IIP, ये शामिल मदों के भारांश का 8 कोर उद्यमों का हिस्सा 40.27 है। ठीक है, 40.27 है। कोर उद्योगों के सूचकांक पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पादों में भारांश अधिक यहाँ पर माना गया, कितना, सबसे अधिक 28%। ठीक है, इसके बाद विद्युत का 19% और यहाँ पर कोर जो उद्योगों में वाणिज्य और
उद्योग मंत्रालय इसके आर्थिक सलाहकार के रूप में आप जारी किया जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। जो हमारे कोर उद्योग है इनमें से सबसे ज़्यादा यहाँ पर सब भारांश किसका होगा ये आपको याद रखना है, और ये जो है हमारा ये किसके द्वारा यहाँ पर जारी किया जाएगा ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो औद्योगिक हमारा सूचकांक था इसमें भारांश के 8 मदों का टोटल, ये जो 8 मदें हमारी हैं कोर की टोटल कितनी % है। ठीक है, और ये 8 हैं कौन कौन सी, तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। आगे नवरत्न का दर्जा। ठीक है, नवरत्न का दर्जा यहाँ पर देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे देखते हैं। नवरत्न का दर्जा अलग अलग मानदंडों पर दिया था, जैसे कि मिनी रत्न 1 और अनुसूचित 1 के तहत यहाँ पर प्रदर्शन हमारे 6 संकेतक होते हैं। ठीक है, प्रदर्शन 6 संकेतक प्रदर्शन होते हैं, इनमें से कुल 60 या उससे अधिक का हो। इन प्रदर्शनों के संकेतक में निवल लाभ, नेटवर्क की लागत, ठीक है, सेवाओं की लागत, प्रति शेयर आय और ईएसपी यहाँ पर इसमें ईपीएस शामिल है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त करने की पात्रता क्या होती है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो। ठीक है, कर पूर्व लाभ में 3 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ रुपए का उससे अधिक का यहाँ पर जो इनका लाभ या कमाई किया हो। ठीक है, पॉजिटिव नेटवर्क की स्थिति होनी चाहिए इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेटवर्क का दर्जा बोला, कैसे आपको इस अपने नेटवर्क का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, हमारे लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो मिनी रत्न कंपनियों के बारे में पूछेगा और महारत्न कंपनियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मिनी रत्न हमारी सेकंड का दर्जा क्या होता है, पिछले 3 साल में लगातार मुनाफा कमाया हो, पॉजिटिव नेटवर्क की स्थिति में सुधार होना चाहिए। ये आपको नहीं पढ़ना है, वरना ये सब आप याद करोगे अगर क्वेश्चन, तो वैसे भी 80% जो हमारा है नहीं पूछे जाने की उम्मीद है। अगर 20% पूछ सकता है तो इतने के लिए आप इतना याद करोगे, और जो दूसरे क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आप गलत करोगे, क्योंकि ये इतना याद करोगे एक पॉइंट, और दूसरे पॉइंट भी आपको की पॉइंट माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो 80% नहीं आना है तो इसके चांस आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि हमारी जो मिनी रत्न कंपनियाँ इनका एक से जो हमारी मुनाफा कमा सकती है ऐसे ऐसी होती है, बस इतना नॉर्मल सा पॉइंट आप याद कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाके इसके नोट्स आपको नहीं बनाने। आगे जीआईएफटी आईएफएससी के विकास पर विशेषज्ञ समिति क्या है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के बाद विदेश जो हमारी विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पर किया गया था। इस अधिसूचना में अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार जो केंद्र है इसमें अधिनियम 2019 के तहत बड़ी बही खाता, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध पर नजर रखने वाली जो प्रक्रिया है उसके पालन को यहाँ पर वित्तीय सेवाओं को वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और देखते हैं यहाँ से। जीआईएफटी ने 2015 में कार्य करना शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार की जो प्राप्ति है इनबाउंड और विदेशी कंपनियों की सेवाएं यहाँ पर इनको गेटवे के रूप में प्रदान करना। ठीक है, तो ये भी कुछ हमारा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस की जो हमारा है इसको लेकर स्थापना 2015 में गुजरात में विशेषज्ञ आर्थिक जोन के रूप में की गई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक को पूरा हटाते हैं। ठीक है, जीआईएफटी आईएफएससी जो हमारा है आईएफएससी ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है विश्व स्वर्ण परिषद। ये क्या है। विश्व स्वर्ण परिषद 2024 में भारत की स्वर्ण खपत का अनुमान बढ़कर 850 टन कर दिया गया। इसका गठन 1987 में कुछ खनन कंपनियों द्वारा पर किया गया था। यह स्वर्ण से संबंधित अथॉरिटी है। यह विशिष्ट स्वर्ण बाजारों की खोज करता है और अनुसंधान करता है। राइट, एक कम्युनिटी के रूप में स्वर्ण कैसे करेगा। निर्यातक में 2022 में हमारा जो था ये कौन कौन यहाँ पर इसमें जो टॉप पर थे, 2022 में आयातक में कौन टॉप पर थे और शीर्ष उत्पादक में पहले स्थान पर कौन। ये पॉइंट आपको याद रखने थोड़े से। ठीक है, जो हमारे एक कम्युनिटी के रूप में जो स्वर्ण है हमारा सोना, ये निर्यातक, आयातक और शीर्ष उत्पादन में चीन पहले स्थान पर, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, अमेरिका का यहाँ पर स्थान आता है। भारत में स्वर्ण का सबसे बड़े संसाधन बिहार में 44% में स्थित है। इसके बाद राजस्थान, कर्नाटक का यहाँ पर स्थान आता है। भारत स्वर्ण का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले चारों। ठीक है, ऊपर सर कुछ नहीं पढ़ना था, सिर्फ ये 4 ही पॉइंट हमारे यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो विविध है इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट विविध में होंगे वो मैं यहाँ से करूँगा। ठीक है, जैसे कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने धोखाधड़ी काम करने वाली जो कंपनी पर शिकंजा कसा है, तो यहाँ पे कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसका नहीं है। आगे देखते हैं। आईएसआई मार्केट्स में केंद्र सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण जो आदेश है उसके माध्यम से स्टेनलेस स्टील और रसोई एल्युमिनियम बर्तन, उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड हमारा जो इंस्टीट्यूशन है जो आईएसआई मार्क का उसको अनिवार्य कर दिया यहाँ पर। राइट, तो देखते हैं इसको। आपसे क्वेश्चन यहाँ से यहीं से बोल सकता है कि जो हमारा आईएसआई मार्का है उसको भी सिर्फ एल्युमिनियम के लिए बर्तनों के लिए यहाँ पर जो मार्का है इसको लिए अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो एल्युमिनियम के साथ साथ यहाँ पर जो स्टील के बर्तन है उनके भी यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईएसआई जो मार्का ये क्या है। आईएसआई मार्क भारत मानक ब्यूरो जो हमारे द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया, भारत मानक द्वारा विकसित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये था, दूसरा ये इंपॉर्टेंट। तीसरा, ये मार्क उत्पादन गुणवत्ता सुरक्षा को आश्वासन देता है। केंद्र सरकार ने गुणवत्ता को यहाँ पर स्कीम जारी की है, ये नहीं पढ़ना है आपको। भारत में बेचे जाने वाले कुछ उत्पादन के लिए आईएसआई मार्क यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया। इन उत्पादों में विद्युत उपकरण जैसे कि स्विच, मोटर, हीटर,
किचन के उपकरण, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, एसेसरीज, चिकित्सा उपकरण, इस्पात, ये सब। ये हमारा तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर हमारे जो ऐसे ही उत्पाद हैं जो अनिवार्य कर दिए हैं, ठीक है। विद्युत उपकरण में कौन कौन से हैं जो अनिवार्य कर दिए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से विद्युत उपकरण कौन कौन से हैं जो ISI मार्का के लिए अनिवार्य कर दिए गए, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दे सकता है, तो आपको ये याद रखने सभी। एक दो पॉइंट ऊपर बताया मैंने, तीसरा पॉइंट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय मानक ब्यूरो BIS के बारे में। BIS की राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था, इसकी स्थापना BIS 2016 के तहत यहाँ पर की गई थी। इसका उद्देश्य वस्तुओं मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाण जो कार्य है उसके जो सामंजस्यपूर्ण विकास करना। BIS के कुछ मानक है, यहाँ पर मानक को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ऊपर ही मैंने जो आपको बताया उतने आपको याद करना है इसमें। ग्रीन शूट्स ये क्या है, ये ग्रीन शूट्स को देखते हैं। ऐसे इसमें संकेत हैं जो दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था या क्षेत्र आर्थिक मंदी के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। ये उच्च टर्नओवर वाले उपभोक्ता पैकेज सामान के रूप में पर जाना जाता है इनको, अर्थात ऐसे सामान जिनका कम से कम उत्पादन, वितरण, मार्केटिंग और उपभोग यहाँ पर किया जाता है। ये हमारे ग्रीन शूट्स में जो आएंगे ये देखे जा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे डिटर्जेंट, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला है टायलेटरीज, ठीक है। टायलेटरीज दांत साफ करना, ठीक है। और जो हमारे सौंदर्य के जो उत्पादन होते हैं वो, ये सब के लिए हमारा जो है FMCG ये यहाँ पर काम करते हैं मार्केटिंग के रूप में, ठीक है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रीन शूट्स। आगे देखते हैं, आगे है इनहैंस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। ये क्या है, इनहैंस हमारे इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है। इसके तहत वित्त पोषित परियोजना के जरिए अल्प विकसित देशों को यहाँ पर LDC से जो बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, सहायता कर रहा है। इसके लिए यह एकमात्र बहुपक्षीय साझेदारी है जो अल्प विकसित देशों के व्यापार के माध्यम से गरीबी में कमी, विकास और सतत विकास के लिए यहाँ पर सहायता दे रही है। इनमें 51 देश भागीदार हैं, ठीक है। इसे विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि हमारा जो इनहैंस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है इसे कौन चला रहा है या इसकी सहायता कौन प्रदान कर रहा है। ये सिर्फ बोलेगा विश्व बैंक द्वारा इसे सहायता प्रदान की जा रही है, तो क्या गलत हो जाएगा। इसे विश्व बैंक जो WTO है वो भी यहाँ पर इसे सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा जो कार्यालय है ये इनहैंस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क ट्रस्ट फंड मैनेजर है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको सिर्फ याद रखने इनहैंस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के बारे में। आगे देखते हैं दूरसंचार डिजिटल निधि जो हमारा प्रशासन नियम 2024, इसके बारे में। डिजिटल भारत निधि जो हमारा जो स्थापना दूरसंचार है, इसमें अल्प सेवित दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में किफ़ायती कीमतों पर दूर दराज योजनाओं पर वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। इसने तत्कालीन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, ठीक है, 1885 के तहत बनाए गए सार्वभौमिक जो सेवा दायित्व उसको यहाँ पर USOF को यहाँ पर जगह लिया इसने, ठीक है। तो ये भी हमारा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं, ठीक है। दूरसंचार जो हमारा टॉपिक है इसको हटाते हैं। आगे एनिमेशन जो हमारे विजुअल इफेक्ट्स हैं, गेमिंग है, कॉमिक्स के बारे में क्वेश्चन है। इसी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका अस्थायी इंडियन इंस्टीट्यूट में जो हमारा इमर्सिव क्रिएटर्स हैं ये रखा गया है, इसका अस्थायी नाम, ठीक है। इसने भारत में क्रिएटिव इकोनॉमी को यहाँ पर बढ़ावा मिले। इससे क्या भारत में जो क्रिएटिव इकोनॉमी से बढ़ावा मिलेगा। और क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी क्या है देखते हैं। मूल रूप से हमारे यहाँ तो ये ज्ञान आधारित हमारी आर्थिक गतिविधि जिस पर क्रिएटिव इंडस्ट्री शामिल है, ठीक है। हमारे इसमें भारत में इस जो उद्योग है इसका आकार लगभग $30 बिलियन है। यह भारत की लगभग 8% कार्यशील जनसंख्या को रोजगार प्रदान करेगा, ठीक है। यहाँ से भी कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, राइट। जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आए तो इस वजह से यहाँ पर टॉपिक रखे गए कि अगर कुछ क्वेश्चन अगर बनाएगा तो पूछ सकता है कि कितने % का योगदान हमारा यहाँ पर भारत में इसको जो रोजगार प्रदान करेगा। ऐसा कुछ करके स्टेटमेंट कहीं पर पूछ सकता है। पूरा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा इससे, क्योंकि क्वेश्चन उसको सभी पूछने हैं और सब्जेक्ट बहुत सारे हैं आपके, ठीक है। तो क्या है आपको स्टेटमेंट में जाके कहीं पर ये पॉइंट रख सकता है, ठीक है, कि हमारा जो एनिमेशन जो विजुअल हमारा सेक्टर था इसमें उद्योग का कारण 30 बिलियन था और ये भारत को लगभग 8% जो रोजगार है वो यहाँ पर देने के लिए दे सकता है ना। तो ये पॉइंट आपको पूछ सकता है एग्जाम में, बाकी कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से, वो भी स्टेटमेंट में पूछेगा, कोई अलग से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इस टाइप से देखो जो हमारा टेस्ट था यहाँ पर टेस्ट कह रहा हूँ, ये जो PT 365 थी, ठीक है, ये आपके यहाँ पर पूरी कवर हो गई है, राइट। जो हमारे लास्ट के टॉपिक थे हमारे जो 12 नंबर तक पूरे टॉपिक थे, मैंने आपको 12 नंबर तक जो विविध वाले टॉपिक थे वो भी खत्म कर दिए, 10, 11 और 12, ठीक है। तीनों टॉपिक आपको मैंने खत्म कर दिए। तो इस टाइप से तीनों PT 365 जो हमारी है, ठीक है, पॉलिटी और कल्चर और आपकी इकोनॉमिक तीनों यहाँ से खत्म हो गई हैं। जो नई अभी आने वाली है आज या कल में आ जाएगी तो वो भी मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी जो मैं टेस्ट पेपर भी इसके करा रहा हूँ, PT 365 भी करा रहा हूँ और भी यहाँ पर जो हमारे मेंटरशिप टेस्ट है वो भी चल रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर जाकर चैनल पर देख सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।